हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी। इस वीडियो में मैं झारखंड स्टेट के द्वारा तैयार किए गए इंग्लिश लेसन प्लान्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की चर्चा आपके साथ करूंगी। हम शुरुआत करते हैं कक्षा 2 की पहली पाठ योजना से। यदि आप उसके फर्स्ट लेसन प्लान के ब्लॉक 2 को देखें तो आप एक उसमें टर्म देखेंगे, रिवर्स सेंटेंसेस। तो रिवर्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? आप कह सकते हैं कि वो शब्दों और चित्रों का एक मेल होता है एक ही वाक्य में। जब बच्चे शुरुआती दौर पे पठन करते हैं तो वो बहुत बड़े शब्दों की स्पेलिंग नहीं कर पाते, तो इस स्थिति में उस शब्द के जगह पे उसके चित्र का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आई सी अ और एक फूल का चित्र बना है तो बच्चे उसे पढ़ेंगे आई सी अ फ्लावर। उसी प्रकार से आई सी द रॉकेट, तो बच्चे चित्र से कहीं ना कहीं शब्द को पहचानते हैं स्पेलिंग्स करने की जगह पे। तो इनका इस्तेमाल आपके लेसन प्लान में भी किया गया है। यदि ये कहानी दी हुई है जिसमें बच्चे किताब को पढ़ रहे हैं तो वहां पे बच्चे के बारे में लिखा है आई लाइक टू और एक खाली स्थान है, तो चित्र देखकर बच्चे पूरे करेंगे आई लाइक टू रीड। रिवर्स सेंटेंसेस को एक पूरे पैराग्राफ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा वर्कशीट में दिया है। बच्चों को चित्र देखकर अगले शब्द को गेस करना है। जैसे इट इज अ वेरी हॉट एंड डैश डे, वहां पे एक सूरज की तस्वीर बनी है, सन की तस्वीर बनी है, तो बच्चे गेस करते हैं कि शब्द होगा सनी डे। इट इज अ वेरी हॉट एंड सनी डे। सिमिलरली डेजी इज राइडिंग हर न्यू डैश टू द पार्क, तो यहाँ पे चित्र देखकर बच्चे गेस करेंगे दैट शी इज राइडिंग हर न्यू बाइसाइकिल टू द पार्क। अब आ जाते हैं हम कक्षा 2 के ही लेसन प्लान 4 पे। इसमें गतिविधि है सिलेबल काउंट। सिलेबल शब्दांश होते हैं जिसमें एक स्वर का होना आवश्यक है। सिलेबल्स बच्चों को आगे चलकर स्पेलिंग करने में मदद करते हैं, इसलिए हमें सिलेबल काउंट की एक्टिविटी अवश्य करनी चाहिए। कहानी में चिल्ला बिल्ला और पिल्ला 3 पात्र हैं और उसमें से एक शब्द है बिल्ला। तो यदि बिल्ला को हम बोले तो बिल्ला को बोलते वक्त में हमारे होंठ कितने बार खुलते बंद होते हैं उसकी गिनती बच्चे करते हैं धीरे से बोलकर तालियों के साथ में। जैसे बिल ला, तो बच्चे जितनी बार ताली बजाते हैं वो समझते हैं कि वो उतने इसके शब्दांश है या सिलेबल है। तो हम क्लैपिंग के साथ बिल्ला बच्चों को सिखाएं, या यदि बच्चे ताली के साथ अपनी ध्वनि को न सेट करे तो हम उसे चिन ड्रॉप एक्टिविटी भी सिखा सकते हैं, यानी वो अपने हाथ को ठुड्डी के नीचे रखकर बिल्ला जब बोले तो उनकी ठुड्डी जितनी बार उसके हाथ से टकराती है यानी कि उस शब्द में उतने ही सिलेबल्स है। उसी प्रकार से अगला शब्द है फ्रेंड्स। अब यदि आप फ्रेंड्स कहते हैं तो आपकी ठुड्डी हाथ से एक बार टकराती है, तो यानी कि फ्रेंड्स में कितने सिलेबल है? केवल एक सिलेबल है, और जितने सिलेबल है उतनी बार उसे घेरने की बात वर्कशीट में की गई है। अब हम आगे देखते हैं क्लास 2 का ही लेसन प्लान 6। इसमें एक शब्द आया है इन्वेंटेड स्पेलिंग। तो इन्वेंटेड स्पेलिंग क्या है, क्या इसकी जानकारी आपको है? अक्सर जब बच्चे शुरुआती दौर पे किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को करते हैं और वो अपरिचित शब्द होते हैं तो वो खुद की नई स्पेलिंग्स बनाते हैं। जैसे फ्लावर्स की जो सही स्पेलिंग है उसकी तुलना में यदि बच्चे ने FLAWRS भी लिखा है तो उसने उसे सुनकर उसे मैच करने का प्रयास किया है। और उसी प्रकार से आइसक्रीम, तो ऐसे अभ्यासों को हम कहते हैं इन्वेंटेड स्पेलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को इन्वेंटेड स्पेलिंग्स ट्राई करने का अवसर दे। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि तस्वीर है बिल्ली की। हम जनरली जानते हैं कि कैट की शुरुआत सी से होती है, लेकिन बच्चे ने यदि सी का स्वर भी क सुना है और के का स्वर भी क सुना है, दोनों की ध्वनि एक है, तो वो हो सकता है कि सी की जगह के का इस्तेमाल करेगा। ये अलग बात है कि हम बाद में उसे बताते हैं कि जब भी ए ओ और यू वावल क की ध्वनि के पीछे आती है तो उसमें सी का इस्तेमाल होता है, क का नहीं होता है। तो शुरुआती दौर में जो भी बच्चे प्रयास करें हम उसे प्रमोट करें एंड वी शुड अलाउ देम टू एक्सपेरिमेंट विद इन्वेंटेड स्पेलिंग्स। सिमिलरली इफ यू लुक एट द वर्ड बॉक्स, तो बॉक्स में भी यदि एक्स ध्वनि को आप सुने तो उसमें दो ध्वनि है क और स, तो यदि बच्चे ने क और स की पहचान करके उसे लिखा है सो इट्स अ गुड अटेम्प्ट। द चाइल्ड विल ग्रेजुअली लर्न कि उसमें एक्स अक्षर का इस्तेमाल होना है। अब आ जाते हैं उसी क्लास के लेसन प्लान 10 पे। इसमें एक टर्म है बुक टॉक, और बुक टॉक के लिए कहा गया है कि आप अपनी कक्षा में मौजूद रीडिंग कॉर्नर में बच्चों को ले जाएं और जो बच्चों ने किताबें पहले से पढ़ी हैं उन किताबों को चुनने का अवसर दे और उनसे किताब के बारे में आप सवाल करें। जैसे व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक,
किताब का शीर्षक क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन द बुक, कौन से पात्र हैं, कौन से लोग हैं उस किताब में, और उस कहानी को पढ़ने के बाद आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, या फिर आप उसके चित्रों को दिखाकर बता सकते हैं कि ये चित्र जो है ये किनके द्वारा बनाया गया है, यू कैन टेल देम अबाउट द इलस्ट्रेटर। तो ऐसी चीजों को हम बुक टॉक में शामिल कर सकते हैं ताकि बच्चे नए किताबों की जानकारी ले सके। सो व्हाट इज बुक टॉक, यदि हम इसे डिफाइन करें तो बुक टॉक किसी पाठक या रीडर द्वारा पढ़ी गई किताब के बारे में बताई जाने वाली वह खास बात है जो किसी को वो किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करने के इरादे से कही जाती है, कि मैंने एक किताब पढ़ी है और वो किताब का नाम ये है और उस किताब में ये कैरेक्टर्स है और वो इतने अच्छे हैं, ये कहानी इतनी मजेदार है कि अगला पाठक भी उसे पढ़ने के लिए आतुर होगा। अब बुक टॉक में कौन सी चीजें एसेंशियली होनी चाहिए उसे एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द टाइटल एंड द ऑथर, किताब के शीर्षक के बारे में और लेखक के बारे में अवश्य बात करें। शोइंग द कवर एंड सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस, किताब के कवर पेज को दिखाए, उसमें जो भी चित्र बने हैं और उसके अंदर की भी कुछ तस्वीरें या इलस्ट्रेशंस को दिखाए। रीडिंग अलाउड द लीड और अ पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ बुक, पूरी किताब को न पढ़ते हुए शिक्षिका या शिक्षक एक ऐसे भाग को पढ़ के सुनाते जिसे पढ़कर बच्चों के मन में कौतूहल होता है कि आगे क्या हुआ होगा और वो उसे पढ़ना चाहेंगे। एंड कनेक्टिंग द बुक टू द स्टूडेंट्स लाइव्स, कि कैसे उस कहानी से वो खुद को रिलेट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, पोजिंग क्वेश्चंस, उन्हें सवाल दे कि अब आप आगे कहानी को पढ़े या चर्चा करें कि आखिर इस कहानी से हमने क्या सीखा, या कहानी कुछ अगर ऐसी होती इसमें बदलाव करना चाहते तो वो बदलाव आप किस तरह से करना चाहते। अब हम आते हैं क्लास 3 की LP15 पे। LP15 के ब्लॉक 2 में दिया हुआ है साइट वर्ड्स। अब ये जो भी शब्द हमारे स्क्रीन पे हैं ये ऐसे शब्द हैं जो बच्चे अक्सर स्पेलिंग ना करते हुए एक चंक की तरह पढ़ते हैं, पूरे शब्द को एक साथ स्पेल करते हैं, जैसे द, माई, इट, में। इसकी एक पूरी सूची आपको संपर्क किट में भी प्रदान की जाती है। तो आखिर साइट वर्ड्स हम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दृश्य शब्द है, यानी कि जो बच्चे तुरंत देखते ही पहचान ले। तो ये शब्द इतनी बार प्रकट होते हैं कि जो नए पाठक होते हैं ना, वो अब उन्हें स्पेलिंग करने की वो उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, वो कोशिश नहीं करते हैं कि शब्दों को हम स्पेल करें, वो पूरे शब्द को देखते ही पहचान जाते हैं और उस शब्द का उच्चारण कर लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक वर्कशीट में गया है, वी कैन गो डैश द पार्क, हम पार्क जा सकते हैं। तो जितने भी वर्ड्स उनके फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिए हुए हैं वो सारे ही साइट वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द जो निरंतर उनके आंखों के सामने आने की वजह से वो एक बार में ही शब्द को बिना स्पेलिंग किए उसका उच्चारण कर लेते हैं। सो द आंसर विल बी वी कैन गो टू द पार्क, या राम एंड श्याम आर प्लेइंग, टाइम टू स्लीप सेड माई मदर। तो इन अभ्यासों में शिक्षकों को बच्चों की मदद करनी होगी ताकि वो सही साइट वर्ड्स का चयन कर सके। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश कीवर्ड पे, ऑनसेट एंड राइम, विद द राइम इज स्पेल्ड एज RIME, नॉट RHYME, जो हम जनरली एक तुकांत वाले शब्दों में यूज करते हैं। तो ऑनसेट और राइम किसी बोले गए शब्दांश की ध्वनात्मक इकाइयों का वर्णन करता है, यानी कि यदि हम इसे सिंपल वर्ड्स में कहें कि 3 अक्षर वाले शब्द जिसे हम इंग्लिश में CVC या कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट शब्द कहते हैं, तो उसे यदि हम ब्रेक करते हैं पहले ध्वनि में और उसके अंतिम 2 अक्षरों को एक साथ हम एक ही ध्वनि में लाते हैं, तो AN इस क्षेत्र में हो जाता है एक वर्ड फैमिली और P उसकी पहली ध्वनि है। तो P जो है, P यानी इसका उच्चारण जो साउंड है वो होता है प। तो प और एन में फ हो गया ऑनसेट और एन हो गया राइम। तो जब बच्चों को ऑनसेट या राइम चेंज करके हम बच्चों को अभ्यास करवाते हैं तो वो ध्वनियों को पकड़ पाते हैं। यदि हम प के जगह पे ब करते हुए बच्चे से पूछे कि यदि ऑनसेट ब हो जाए और राइम एन रहे तो व्हाट विल बी द न्यू वर्ड, तो बच्चे बताएंगे बैंड। तो राइम अक्षरों की वो श्रृंखला हो गई जो ऑनसेट के बाद आती है, और राइम में आप देख पा रहे हैं कि एक स्वर और एक व्यंजन दोनों ही शामिल हैं, अधिक भी हो सकते हैं लेकिन CVC वर्ड्स में इसकी संख्या 2 ही होगी। अगला जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग। क्लास 2 की पहले पाठ योजना में ही यदि आप ब्लॉक 3 को देखें तो एक कछुए
की तस्वीर बनी है। और कछुए को दिखाने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चे नए शब्द सीखे तो उसकी ध्वनियों को तोड़ना सीखते हैं और फिर उसको जोड़ना सीखते हैं। तो तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम कहेंगे सेगमेंटिंग और जोड़ने की प्रक्रिया को हम कहेंगे ब्लेंडिंग। चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। एक शब्द बनाने के लिए ध्वनियों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि बिल्ली का अंग्रेजी शब्द है कैट, तो कैट के 3 स्वरों को ख, आ, ट को जोड़कर हमने जो शब्द बनाए वो प्रोसेस हो गया ब्लेंडिंग। और उसी प्रकार से सेगमेंटिंग हो गया कि यदि आपने कैट शब्द को सुना और आपने उसे 3 खंडों में तोड़ा, 3 ध्वनियों में तोड़ा, तो आप उसे तोड़कर बताते हैं कि पहली ध्वनि है ख, सेकंड ध्वनि है आ और थर्ड ध्वनि है ठ। तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाती है सेगमेंटिंग। तो सेगमेंटिंग एक शब्द को उसके अलग अलग ध्वनियों में तोड़ने की प्रक्रिया है और ब्लेंडिंग ध्वनियों को एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया है। इसके अभ्यास हम आम फोनिक्स के द्वारा बच्चों को करवाते हैं। सेगमेंटिंग की बारी आती है तो हम उसके कंधे पर और एल्बो के पास और हाथ के पास हम टैप करके उन्हें अभ्यास करने के लिए कहते हैं। और जब ब्लेंडिंग की बारी होती है तो लगातार वो आम फोनिक्स में ऊपर से नीचे तक हाथ को ले जाते हुए धीरे से शब्दों को बोलकर ब्लेंड करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स है कि आप ब्लेंडिंग में अगर 3 अक्षर से ज्यादा शब्द देखते हैं जैसे कि स्पून, तो ये महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन से अक्षर की ध्वनि एक साथ हमें सुनाई दे रही है। जैसे स्पून शब्द में हम जब पहली 2 ध्वनि और फ को सुने तो वो दोनों एक साथ संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, डबल ओ एक साथ, और अंतिम में इंग यानी कि न। तो स्पून की ध्वनि को बच्चे इस तरह से सेगमेंट करते हैं। अब हम आते हैं क्लास 3 की ही लेसन प्लान 24 में दी गई एक शब्द कॉन्सोनेंट ब्लेंड। अंग्रेजी के जो भी व्यंजन वर्ण है उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और यदि किसी शब्द में 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हो और दोनों की ध्वनियां बराबर सुनाई दे तो हम उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड। उदाहरण के लिए पहला शब्द है ब्रेड है, पहले 2 अक्षर ब र दोनों एक साथ में है लेकिन ब की ध्वनि भी आ रही है और र की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, तो वो हो गया कॉन्सोनेंट ब्लेंड। उसी प्रकार से फ्रॉग, फ्रॉग की जो पहली ब्लेंड है वो है फ और र, पर हम जब उच्चारण करते हैं तो फ और र दोनों ही सुनाई देते हैं, तो वो हो गए कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। इसी प्रकार से आगे भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स शुरुआत में या शब्द के अंतिम में या बीच में भी आ सकते हैं। लेकिन यदि 2 अक्षर या 2 व्यंजन एक साथ हो और उनकी ध्वनि एक नई ध्वनि बन जाए, उनकी अपनी ध्वनि न सुनाई दे, तो उसे हम कहते हैं डाइग्राफ। जैसे कि हमारी ध्वनि है स और ह, दोनों को मिलाकर बनता है श, तो इसमें ना तो अलग से सुनाई दे रहा है या ह, तो इस स्थिति में हम श को कहेंगे डायग्राफ। तो डायग्राफ की एक बहुत सीमित सूची होती है जैसे कि श, च, व, थ, द। तो इनका अभ्यास भी हम बच्चों के साथ जब करवाए तो उन्हें याद दिलाए कि जब 2 ध्वनि सुनाई दे तो उसे हम कहते हैं ब्लेंड, और जब 2 ध्वनि मिलकर एक ही ध्वनि सुनाई दे तब उसे हम कहते हैं डायग्राफ। और इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि जब अंग्रेजी के संयुक्ताक्षर में दोनों व्यंजनों के स्वर दे सुनाए, उन व्यंजन वर्णों की जोड़ी को ब्लेंड्स कहते हैं भाई। पर जब व्यंजन अक्षरों की जोड़ी से बहे नए स्वर की धारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वो डायग्राफ बनी हमारा। एडिशनल वर्कशीट्स अगर आप देखें तो उन पर ये सारे सूचियां दी हुई हैं कि कौन कौन से शब्द आपके ब्लेंड में आएंगे और कौन से अक्षर के जोड़े आपके डायग्राफ में आएंगे। अब हम आते हैं स्टोरी मैपिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है लिटरेचर में। हम जब भी किसी बच्चे को उसकी कहानी के बारे में बताएं तो हम उनसे चर्चा करें कि कहानी का शीर्षक क्या था, उसके बारे में वो बातचीत करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी। फिर हम बात करें वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस, यानी कि कहानी की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड सेटिंग क्या है। जैसे कि वो जंगल में हुआ घटित हुआ या फिर किसी गांव में या फिर किसी शहर में। और फिर हम पूछे कि स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन है,
कौन कौन से मुख्य पात्र थे, और फिर हम आते हैं कहानी के मुख्य भाग पर। उन्हें हम पूछे कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, और अंतिम में क्या हुआ, और इस प्रकार से उन्हें हम स्टोरी मैपिंग की गतिविधि करवाएं। अब एफएलएन के तहत ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपके विद्यालय में पुस्तकालय ना भी हो तो एक रीडिंग कॉर्नर अवश्य हो, एक पठन कोना, जहां बच्चे बैठकर अपनी पसंद की किताबों को पढ़ सके और वहां पे वो लेखन भी कर सके, अपने कुछ चीजों को लिखकर दीवारों पे डिस्प्ले कर सके। तो पठन कोना में आप एक रीडिंग लॉग या रीडिंग कार्ड की व्यवस्था रख सकते हैं। आप दीवार पे चाहे तो ऐसी एक चार्ट को लगा दें और जिसमें बच्चे से पूछकर या बच्चे की मदद से आप किस तिथि पे बच्चे ने कौन सी किताब पढ़ी थी, उसके लेखक कौन थे, या कितने पेजेस थे, और कहानी कैसी लगी, इसकी रेटिंग भी आप बच्चों के द्वारा करवा सकते हैं, या आप खुद मदद करके बच्चों से पूछकर ऐसे चार्ट्स को भर सकते हैं। इससे बच्चों को ये पता चलता है कि उन्होंने कितनी किताबें पिछले महीने पढ़ी हैं। और आप हर एक बच्चे को चाहे तो रीडिंग कार्ड्स लाइब्रेरी कार्ड्स के तर्ज पे दे सकते हैं, ताकि बच्चों में एक सेटिस्फैक्शन हो, बच्चों में एक कहीं ना कहीं खुशी हो कि वो धीरे धीरे किताबों की जो संख्या है उनकी वो बढ़ती जा रही है, एंड दे आर रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स. I will come up with some more important keywords in my next video. But if you have any doubts about these concepts, do mail us either Mohammad Izazul Haq 1972 @gmail.com or sharmashwets @gmail.com. See you soon in the next video. Thank you.